Assalamu alaikum class. I am here to teach you the Middle East part 2. Uh, our today's lecture is lecture number 6 regarding the geography. तो पहले हमने मिडल ईस्ट का पार्ट 1 पढ़ा और इसी तरह हम आज जो है मिडल ईस्ट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह ज्यूज जो हैं इसराइल पे आए, किस तरह इसराइल जो है वो लैंड ऑफ जायंस बना, किस तरह जो है पैलेस्टीन का इलाका, ये सारा जेरूसलम का इलाका इन्होंने कब्जा किया। और उससे पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह ये इधर से निकाले गए थे सिनाई पेनिनसुला से। तो पहले हम पढ़ेंगे बेसिकली इसके थ्योरेटिकल पार्ट, देन वी विल रीड द देन वी विल सी द इट्स मैप। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो कुछ चीजें बताई थी, वो थोड़ा सा दोबारा रिव्यू दे लेते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको स्विस कैनाल के बारे में बताया था कि 1967 में एक और वार हुई इसराइल और अरब कंट्रीज में, इस 6 दिन बाद खत्म हो गई। उसके बाद इससे पहले एक स्विस कैनाल क्राइसिस जो है वो आया था। इजिप्ट ने विद हेल्प ऑफ ब्रिटेन, फ्रेंच, फ्रांस एक स्विस कैनाल डिग की थी। स्टार्ट किया था इसका काम 1859 में और एंड हुआ 1869 में। ये बेसिकली स्विस कैनाल जो है ये लिंक करती थी यूरोप और एशिया को, ठीक है। लेकिन जब जमाल अब्दुल नासिर जो हेड ऑफ इजिप्ट था उसने एक डैम बनाया नील रिवर पे, जो अफ्रीका का लार्जेस्ट रिवर है। सॉरी। लेकिन अ, जब उसने डैम बनाया तो ये अमेरिका को बात नागवार गुजरी, और जब अमेरिका को ये बात नागवार गुजरी तो जमाल अब्दुल नासिर ने ये ऐलान किया कि वो इजिप्ट की जो स्विस कैनाल है जो यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने के लिए बनाई गई है, मैं उसको नेशनलाइज करने लगा। इस पे बरतानिया और फ्रांस ने इजिप्ट के खिलाफ एक जंग का आगाज कर दिया, अनाउंस कर दिया। और जो डिफरेंट पार्ट्स थे स्विस कैनाल के 1958 में जो है जो बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स हैं स्विस कैनाल के, उन पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। In that time, Israel was attacking Egypt and Jordan, and these attacks were to stop Palestinian guerrillas to attack Israel. Basically, इसी वक्त इजिप्ट पे इसराइल भी अटैक कर रहा था। इसी वक्त ही जो है इसराइल जो है जॉर्डन पे भी अटैक कर रहा था। तो इस अटैक की वजह से काफ़ी जो इजिप्ट के स्पाई हैं, कॉप्स हैं, उनकी डेथ हुई। लेकिन उस वक्त इजिप्ट क्या था, यूएसएसआर का अलाय था, मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया। तो यूएसएसआर ने धमकी दी कि अगर ये अपनी अटैकिंग स्टॉप नहीं करेंगे तो मैं इन पे रॉकेट फायर करूंगा। इस वजह से इन्होंने विड्रॉ कर ली अपनी फोर्सेस और जमाल अब्दुल नासिर को एक विक्ट्री मिल गई, ठीक है। और उसके बाद उसने गल्फ ऑफ अकबा जो है उसको ब्लॉक कर दिया। तो अलाइज जिस गल्फ के जरिए कम्युनिकेट करते थे इसराइल के साथ, उनका वो रास्ता भी बंद हो गया। और इस वजह से एक रेस्टलेसनेस जो है वाशिंगटन और लंदन में भी पाई गई। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ब्रिटेन जो थी उस वक्त कॉलोनियल पावर्स थी। कॉलोनियल पावर्स का मैंने बताया कि एक पहले भी शायद आपसे डिस्कस हुआ हो, जिस तरह बरतानिया एक बरसगीर पाक व हिंद पे एक कॉलोनियल इरा इस्टेब्लिश किया था बरतानिया ने। एक किसी की सरजमीन पे काबज होना, इसको कॉलोनियलिज्म कहते हैं। कॉलोनियल पावर्स उस वक्त थी क्योंकि उन्होंने काफी जगहों पे कब्जे किए हुए थे। और जब गल्फ ऑफ अकबा की ब्लॉकेज इन्होंने देखी तो इन्होंने एक इनके लिए परेशानी बनी और उन्होंने इंटरनेशनल कंपेन स्टार्ट की। और ये मामला जो है ये यूएनओ लेकर गए और इन्होंने
बेसिकली इनका मकसद ये था कि गल्फ ऑफ अकबा को ये एक इंटरनेशनल टेरिटरी अनाउंस करवा दें, ताकि इस पे जो ब्लॉकेज है वो हटाई जा सके। ठीक है। उसके बाद मैं आपको थोड़ी जंगों के बारे में बता देता हूँ कि पहली इसराइल और अरब कंट्रीज के में जंग हुई 1948 में। 58 में स्वेज कैनाल क्राइसिस आया। 67 में इसराइल और अरब कंट्रीज के दरमियान एक वार हुई, जिसको 6 दिन की वार भी कहते हैं, 6 डेज वार भी कहते हैं। इन सेकेंड वार इसराइल अटैक्ड सीरिया एंड इजिप्ट सिमल्टेनियसली। दूसरी वार में इसराइल ने अटैक किया सीरिया पे और इजिप्ट पे, दोनों पे। जॉर्डन जो था वो अलाया था सीरिया का इस वार में। तो ये अटैक बड़ा वायलेंट था, बड़ा सख्त था। एंड दे रीच गोलान हाइट्स, मच ऑफ द स्विस कैनाल एंड गाजा स्ट्रिप। तो गोलान हाइट्स, जहाँ से स्विस कैनाल मैंने आपको बताया स्टार्ट होती है, गजा की स्ट्रिप पे भी उन्होंने पहुंचना शुरू कर दिया। और 1967 में क्या हुआ कि फिर उसी वक्त जो है बहुत सारा प्रेशर जो है इस्लामिक कंट्रीज ने बिल्ड किया, और यूएनओ ने एक रेजोल्यूशन पास की, करारदाद पास की, कि इसराइल जो है वो जितनी भी ऑक्युपाइड लैंड है उसको छोड़ दे, उससे कब्जा छोड़ दे। लेकिन इसराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा और गोलान हाइट्स जो हैं वो ना छोड़ी, स्विस कैनाल उन्होंने छोड़ दी। ठीक है। तो यहाँ से एक इशू एक जन्म लिया। इन 1969 a Jewish extremist attempted to burn Masjid Aqsa। 1969 में एक यहूदी जो है उसने नाउज़ुबिल्लाह एक कोशिश की कि मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाए। लेकिन इस अटैक के बाद मुसलमानों ने एक बड़ा सख्त जो है रद्द अमल दिया। ऑल मुस्लिम कंट्रीज अरेंज फर्स्ट इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस एट रबात। रबात बेसिकली कैपिटल है मोरक्को का, जिसको मराकश कहते हैं। तो 1969 में आपको ये पता होना चाहिए कि ओआईसी बनी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। तो ये पहला इजलास जो है ये मराकश में हुआ, रबात में हुआ। ठीक है। तो 1969 में ही बेसिकली जब जेश एक्सट्रीमिस्ट ने अटेम्प्ट किया था अटैक ऑन मस्जिद अक्सा, उस वक्त ही ओआईसी जो है ये अपने अमल में आई। और 1973 एट द योम कपूर ऑफ ज्यूज, ज्यूज का एक दिन है योम कपूर, इजिप्ट एंड सीरिया अटैक इसराइल। 1973 में फिर इजिप्ट और सीरिया ने मिलके क्या किया, इसराइल पे अटैक किया, क्योंकि इनकी गोलान हाइट्स, इनका वेस्ट बैंक, इनकी गजा स्टेप, ये सारी अब इसराइल के कब्जे में थी, इन्होंने वो कब्जा छुड़ाना था। इजिप्ट डिमोलिश्ड डिफेंस लाइन ऑफ इसराइल एंड इनकॉर्पोरेटेड मच इन सिनाई पेनिनसुला। लेकिन इन्होंने, इजिप्ट ने क्या किया कि जो इसराइल की डिफेंस लाइन थी, उनका दिफाई निज़ाम था, उसको डिमोलिश किया। और सिनाई पेनिनसुला जो डेजर्ट था, जो इसराइल के जो है इलाके में था, उसको ऑक्युपाई कर लिया। कुछ काफी हद तक उसको ऑक्युपाई कर लिया। सीरिया ने भी इनको डिफीट दी इनिशियली, और गोलान हाइट्स इसराइल से कुछ ले ली, सब एरिया ले ली। इन 1967 when Jamal Abdel Nasser was defeated, he reigned and his successor was Anwar Sadat। तो 1967 में जब जमाल अब्दुल नासिर को डिफीट हुई थी, उसने रिजाइन किया, और उसका जो सक्सेसर होता है जो बाद में आ रहा होता है, वो अनवर सादात था। सो एक पीस डील जो है आफ्टर वार इसराइल और इजिप्ट के दरमियान हुई, इसको कहते हैं सनाए अकॉर्ड। क्या कहते हैं? सनाए अकॉर्ड कहते हैं। इन 1788 1978 एक और अकॉर्ड, अकॉर्ड बेसिकली होता है एग्रीमेंट, जिसको हम कहते हैं।
वो भी अकॉर्ड होता है, एग्रीमेंट होता है बेसिकली। एक और अकॉर्ड जिसको कहते हैं कैंप डेविड अकॉर्ड, विद द मीडिएशन ऑफ अमेरिका वाज डन बिटवीन इजिप्ट एंड इसराइल, एंड एट दैट टाइम इजिप्ट रिकॉग्नाइज्ड इसराइल। एक कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ, अमेरिका का एक बंदा था कैंप डेविड, उसने मीडिएट किया, मुज़ाकरात हुए इजिप्ट और इसराइल के दरमियान, और इस वक्त इजिप्ट ने रिकॉग्नाइज कर लिया इसराइल। सो इसको कैंप डेविड अकॉर्ड कहते हैं। इजिप्ट ने इसमें इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था। ठीक है। देन कम्स द ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ इसराइल बाय इजिप्ट, मुस्लिम कंट्रीज सच एज सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया मेड देयर ओन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड एज इख्वानुल मुस्लिमून। जब इन्होंने देखा, बाकी मुसलमान कंट्रीज ने देखा कि इजिप्ट ने, मिस्र ने तो बेसिकली उसको एक्सेप्ट कर लिया है इसराइल को, तो सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और सीरिया ने अपनी एक अंदरूनी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इसको कहते हैं इख्वानुल मुस्लिमून। और क्योंकि अनवर सादात के दौर में इजिप्ट ने जो है रिकॉग्नाइज किया था इसराइल को 1981 में, अनवर सादात को शूट कर दिया गया बाई इख्वानुल मुस्लिमून ड्यूरिंग अ परेड बिकॉज ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इसराइल, क्योंकि उसने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है। सो सॉरी, मेरा थोड़ा गला डिस्टर्ब है, इस वजह से थोड़ी सी ब्रेक आ जाती है। तो इखवानुल मुस्लिमून जो है, उसने शूट किया अनवर अनवर सादात को, जो इजिप्ट का हेड था। और अनवर सादात जो है उसको शूट करने के बाद जो है इन्होंने अपना जो इनका बेसिकली बदला था वो इन्होंने लिया। बेसिकली पीएलओ एक पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने एक वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई पीएलओ के नाम से, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली क्योंकि इसराइल ज्यूज का कब्जा हो गया पैलेस्टीन के सारे इलाके में, उन्होंने इसको इसराइल का नाम दे दिया। तो एक पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब ये था कि पैलेस्टीन के लोगों को आज़ादी मिले। इन्होंने एक इंतफादा मूवमेंट स्टार्ट की मिड 1980 में अंडर यासर अरफात। टू शेक इकोनॉमिक एंड ऑल पोलिटिकल स्ट्रक्चर, दे स्टार्टेड टू थ्रो स्टोन्स ऑन इजरायली सोल्जर्स, शटर्ड डाउन, स्टार्टेड प्रोटेस्ट, ऑर्गेनाइज्ड रैलीज एंड स्टार्टेड बैनर वेवरिंग। तो उन्होंने एक इकोनॉमिक और सारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को शेक करने के लिए उन्होंने क्या किया, स्टोन्स थ्रो किए इसराइली सोल्जर्स पे, शटर डाउन किया, प्रोटेस्ट किए, रैलीज ऑर्गेनाइज की और बैनर वेव किए। 1993 Oslo Peace Accord was held between Yasser Arafat and Israeli President Itzhak Rabin, and it was mediated by America.
लेकिन पहले एक कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ अनवर सादात के दरमियान और उनके दरमियान, इसराइली के दरमियान। फिर एक आस्लो पीस अकॉर्ड हुआ यासर अरफात और इसराइली प्रेसिडेंट के दरमियान, जिसका नाम इत्तेफाक राबिन था, और इसको भी मीडिएट अमेरिका ही कर रहा था। तो ये भी एक पीस अकॉर्ड हो गया। अब आस्लो अकॉर्ड का बेसिकली मकसद ये था कि पीस लाया जाए, क्योंकि इसराइल में इतने प्रोटेस्ट हो रहे थे, इतना कुछ हो रहा था कि उनको, उनका ये था कि हमें पीस चाहिए। लेकिन but was disturbed by Jewish action because they would not want authority of Palestinian on West Bank। क्योंकि आस्लो कार्ड जो है उसमें तो ये था कि अथॉरिटी दी जानी थी वेस्ट बैंक पे मुसलमानों को, लेकिन जीविश एक्सट्रीमिस्ट ये नहीं चाहते थे। इन 1999 अनदर इंतफादा स्टार्टेड। 1999 में एक और इंतफादा शीका मूवमेंट स्टार्ट हुई। Opposition leader of that time visited Masjid Aqsa and he wanted to build Mount Temple along with it, due to which the Intifada became more violent and protest started। क्योंकि वहाँ के जो अपोजिशन लीडर थे उस वक्त के हुकूमत के, उन्होंने मस्जिद अक्सा को विजिट किया क्योंकि वो जैश था, यहूदी था, और वो बेसिकली माउंट टेम्पल बनाना चाहता था। किसके साथ? मस्जिद अक्सा के साथ। इस वजह से फिर इंतफादा, एक और इंतफादा शीका मूवमेंट स्टार्ट हुई, जो बड़ी वायलेंट और प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई। और इस वजह से एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम अल अक्सा ब्रिगेड है वो स्टार्ट हुई, और इस ऑर्गेनाइजेशन ने बम ब्लास्टिंग स्टार्ट कर दी, बम फेंकना शुरू कर दी। इन 2002 Saudi Arabia Prince Abdullah gave a formula that all Arabs will accept Israel if it give all occupied land to Palestine। 2002 में प्रिंस अब्दुल्ला सऊदी अरेबिया का प्रिंस था, इसने एक फार्मूला दिया कि तमाम अरब इसराइल को एक्सेप्ट कर लेंगे अगर ये अपनी सारी ऑक्युपाइड लैंड जो है पैलेस्टीन को दे दे। जो पैलेस्टीन की ऑक्युपाइड लैंड है ये पैलेस्टीन को दे दे तो हम जो है इसराइल को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको पीस फॉर लैंड या पीस फॉर पीस फार्मूला कहते हैं। In 2006, after the start of Intifada 2, Israel cleared the strip of Gaza and they evacuated that no one will live there। 2006 में जब इंतफादा 2 स्टार्ट हुआ था, इसराइल ने जो गाजा की स्ट्रिप थी उसको क्लियर किया और इवैक्यूएट कर दिया, खाली कर दिया कि यहाँ पे अब कोई नहीं रहेगा। आस्लो कार्ड जो हुआ था यासिर अरफात के और उस टाइम के इसराइली प्रेसिडेंट के दरमियान, इसको सिर्फ दो ऑर्गेनाइजेशंस ने वहां की रिजेक्ट किया था। एक का नाम हमास था, एक का नाम इस्लामिक जिहाद था। और वो अब तक ये बिलीव करते हैं कि इसराइल को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो फलस्तीन की जमीन पर रहे। ठीक है, तो हमास जो है और इस्लामिक जिहाद, इन दो ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको रिजेक्ट किया था। देन कम्स द यासर अरफात की डेथ के बाद a new person emerged known as महमूद अब्बास। एक और महमूद अब्बास जो है डेथ ऑफ यासर अरफात वो आया, ये पैलेस्टीनियन स्टेट का प्रेसिडेंट बन गया और इसको प्रो अमेरिकन और लिबरल कहा जाता था। इलेक्शंस हुए 2006 में और हमास एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गजा स्ट्रिप में भी इलेक्शन जीत गई, वेस्ट बैंक के एरिया में भी इलेक्शन जीत गई। इस्माइल हनिया, who had religious and extremist ideas, and he was having a point of view that Israel has no right to exist। बेसिकली इस्माइल हनिया जिसके रिलीजियस और एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज थे, उसका यही पॉइंट ऑफ व्यू था, इसराइल का कोई हक नहीं बनता कि वो फलस्तीन की लैंड पे रहे।
At this, all Western countries and America angered with Hamas. हमास जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इस बात की वजह से उससे अमेरिका और तमाम मगरबी ममालिक जो हैं वो एंग्री हो गए, और उन्होंने कहा कि अगर हमास की हुकूमत आएगी पैलेस्टीनियन स्टेट में तो हम इसको एड नहीं देंगे। लेकिन हमास की एक मेजॉरिटी थी और अपोजिशन पीएलओ की थी, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और वो अमेरिका की साइड पे थी। और अमेरिका ने ये कहा था कि हम अपनी एड जो है सिर्फ पीएलओ को देंगे, और उन्होंने बेसिकली डिनाई कर दिया था कि हम हमास की लेजिटिमेट गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते। 2007 में हमास और अपोजिशन लीडर के दरमियान जो है मुज़ाकरात हुए, लेकिन एक सिविल वार स्टार्ट हो गई फ़लस्तीन में, क्योंकि हमास को उसका हक नहीं दिया जा रहा था, उसको हुकूमत फॉर्म करने नहीं थी दी जा रही, जिसकी वजह से एक सिविल वार स्टार्ट हुई। और हमास का जो इलाका था वो एक्सक्लूड हो गया वेस्ट बैंक से। हमास को एक्सक्लूड कर दिया वेस्ट बैंक से, लेकिन वो इतनी तादाद में थे कि उन्होंने गजा स्ट्रिप जो है उसको कैप्चर कर लिया। ठीक है, उसको कैप्चर कर लिया। सो गजा स्ट्रिप पे कब्जा हो गया था हमास का। सो हमास एक अलहदा एक मुल्क बन गया, छोटी सी रियासत बन गई। तो हमास की गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई गजा स्ट्रिप पे, लेकिन उसकी रिकॉग्निशन अब तक नहीं हुई, किसी ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। इसराइल ने भी इजिप्ट ने भी अपने वेज ब्लॉक कर लिए गजा की तरफ जो जाते थे। गजा को ना तो कोई तिजारत का रास्ता था गजा के पास, इतनी मिजरेबल कंडीशन थी। ठीक है, और many people, especially children, died due to lack of medicine, but they remain steadfast on their stance that they don't accept Israel. हत्ता के बच्चों की डेथ हो गई, मेडिसिन नहीं थी। इस हद तक हमास का जो गजा स्ट्रिप था उसके हालात खराब हो गए, लेकिन वो अपने स्टैंड पे जो है स्टेड फास्ट रहे कि वो इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। जब सब मर जाए, हम गजा स्ट्रिप वाले जो हैं, हमास वाले जो हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसको, इसराइल को। देन द सॉरी, इजिप्ट ने एक रफा क्रॉसिंग थी उसको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह इनके रिलेशंस थे, और इनको गवर्नमेंट ऑफ सीरिया जो है सपोर्ट कर रही थी। ईरान भी हमास, हिजबुल्लाह और सीरिया को सपोर्ट करता था। सीरिया में आज भी सिविल वॉर है, लेकिन अरब स्प्रिंग के बाद एक अपोजिशन स्टार्ट हुई अगेंस्ट सीरिया, एंड दिस अपोजिशन वाज equipped by West, and it became guerrilla force against Syria government. सो एक अरब स्प्रिंग मैंने आपको शायद बताया था जो ट्यूनीजिया से स्टार्ट हुआ था 2010 पे।
अरब स्प्रिंग के बाद सीरिया में एक अपोजिशन स्टार्ट है और इसको वेस्ट इक्विप कर रहा है, और ये सीरिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक गुरिल्ला फोर्स बन चुकी है, ऐसी फोर्स जो बेसिकली नुकसान पहुंचा रही है सीरियन गवर्नमेंट को। सो सीरिया जो है वो सिविल वार में इस वजह से है क्योंकि वेस्ट जो है उसको मगरब ममालिक जो हैं वो उसको इक्विप कर रहे हैं। लेबनान के बारे में आप बात करेंगे। लेबनान इज अ स्मॉलर कंट्री एंड इट्स मोस्ट पॉपुलेशन इज अलोंग विद बैरूत। इसकी पॉपुलेशन जो है बैरूत के साथ है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन फ्रांस occupied that area, but when France was about to go from that area, it made Lebanon a separate independent country. वर्ल्ड वॉर वन के बाद फ्रांस ने इस एरिया को ऑक्युपाई किया था, लेकिन जब फ्रांस जाने वाला था तो उसने लेबनान को एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया। लेबनान में क्या है कि 60% पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियन है, 40% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है, जिसमें सुन्नी और शिया से। लेबनान कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिजाइन इन अ वे, लेबनान के कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह डिजाइन किया गया है। उनका प्रेसिडेंट क्रिश्चियन है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है उनकी, प्राइम मिनिस्टर सुन्नी है, स्पीकर शिया है। After some time, the population of Muslims was increased due to refugees from Palestine in 1948. 1948 में जब इसराइल ने ऑक्युपाई कर लिया पैलेस्टीन को, स्टेट को, तो मुसलमान जो है वहां से माइग्रेट कर गए, लेबनान की तरफ आ गए, तो उसमें पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई मुसलमानों की। सो एक सिविल वार जो है लेबनान में भी स्टार्ट हुई 1975 में और एंड हुई 1990 में। और एक ताइफ के नाम से एक एग्रीमेंट हुआ जिसको मीडिएट कौन कर रहा था, सऊदी अरेबिया मीडिएट कर रहा था। 1990 में ताइफ एग्रीमेंट में मुस्लिम्स को ज्यादा पॉलिटिकल पावर्स मिल गई कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और इस एग्रीमेंट में ये हुआ कि जितने लोगों के पास आर्म्स हैं, असले हैं, वो नहीं रखेंगे असले। लेबनान की एक आर्मी भी क्रिएट कर दी। और हिजबुल्लाह ने जो है उसको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी रिगार्डिंग इट मिलिटेंट्स, ठीक है। तो एक इस एग्रीमेंट में ये हुआ था कि कोई भी जो है शर फसाद नहीं होगा, मुसलमानों को उनकी स्ट्रेंथ की वजह से ज्यादा पॉलिटिकल पावर्स दे देगी। अब हम थोड़ा सा मैप डिस्कस करेंगे। नो वी आर डिस्कसिंग द मैप। सो हमने जो मैप डिस्कस करना है, स्विस कैनाल आपको शायद नजर आ रही होगी। दैट्स द एरिया ऑफ स्विस कैनाल जो बेसिकली इजिप्ट के इलाके में मौजूद है, जिसने किसको मिलाना है, एशिया और यूरोप को। एक साइड से ये मेडिटेरियन सी से कनेक्ट हो रही है, एक साइड पे ये गल्फ ऑफ स्विस से कनेक्ट हो रही है। सो दैट्स द स्विस कैनाल। बेसिकली ये फ्रांस और जो ब्रिटेन है उसने बनाई थी ताकि एशिया और यूरोप के साथ उनका कनेक्शन जो है, एशिया और यूरोप का आपस का जो कनेक्शन है, वो यूरोपियन कंट्रीज थी, तो वो चाहते थे कि हमारा कनेक्शन जो है वो मेंटेन रहे, एक ट्रेड का जो कनेक्शन होता है। दैट इज द सनाई पेनिनसुला। सनाई पेनिनसुला जो है, आपको मैंने बताया शायद कि बेसिकली यहाँ से ज्यूज जो है वो स्टार्ट हुए थे। सो सनाई पेनिनसुला जो है ये वो इलाका था जो बेसिकली ज्यूज का था, लेकिन बाद में उन्होंने कब्जा कर लिया हर चीज पे, तो ये एक अलग बात है। उसके बाद आप
देख रहे होंगे इसराइल का मैप। सो इसराइल, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया सारे कनेक्टेड हैं। ये वेस्ट बैंक है, ठीक है, जिसका मैंने आपको बताया है पहले भी, ठीक है। और ये जेरूसलम है, जिधर मस्जिद अक्सा भी है, जिधर इनका मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में माउंट टेम्पल भी है, जिधर चर्च ऑफ नेटिविटी भी है। सो मुख्तलिफ जो मज़ाहिब हैं उनके जो मुकद्दस मकामात हैं वो जेरूसलम में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद ये इधर मेडिटेरेनियन सी लगता है, जिसको बेसिकली कनेक्ट कर रही है स्विस कैनाल भी, और ये सारे इसराइल भी जो कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसमें अगर आप सीरिया का इलाका देखें, उसके साथ गोलान हाइट्स नजर आ रही है। गोलान हाइट्स के बारे में बताया था मैंने कि एक जो जॉर्डन रिवर है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और जो है वो बेसिकली गोलान हाइट से स्टार्ट हुआ था। आपको ये पता होना चाहिए कि जॉर्डन रिवर कहाँ से स्टार्ट हुआ था। देन द लेबनान। लेबनान मैंने अभी आपको बताया एक स्मॉलर कंट्री है, जिसमें पहले 60% क्रिश्चियंस थे, 40% मुस्लिम्स थे। लेकिन उसके बाद जब इसराइल ने कब्जा किया सारे पैलेस्टीन के इलाके पे, तो ये इशू जो है ये क्रिएट हुआ, एक ताइफ एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। सो ताइफ एग्रीमेंट में लेबनान में मुसलमानों को ज्यादा पावर्स दे दी गई, पॉलिटिकल पावर्स दे दी। सो आपको बेसिकली मैप शो करवाने का मकसद ये होता है कि आपको जो है जो चीज हम थ्योरी पढ़ाई जाए वो आपको क्लियर हो जाए ऑन मैप। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेस लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क।